पिछले 10 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। जहां पहले ग्लोबल मैटर्स में यूएसए, चाइना और रसिया इन 3 देशों को ही ग्लोबल पावर माना जाता था और इंडिया के बड़े साइज और पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इंडिया को कमजोर देश समझते हुए इग्नोर कर दिया जाता था। वहीं आज इंडिया एक ग्लोबल पावर के तौर पर उभर कर आ रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनाने के पीछे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड स्टेज में अगर इंडिया की पहचान दिलाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वह है हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी। लेकिन दोस्तों, अगर आप जयशंकर जी को कोई नेता समझ रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि गवर्नमेंट की सबसे हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनके काबिलियत के दम पर सौंपी गई है। इसीलिए तो उन्हें आपने इससे पहले कभी भी किसी पॉलिटिक पार्टी के साथ काम करते हुए नहीं देखा होगा। और हाँ, क्या आपको पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चाइना भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं? लेकिन ऐसा क्यों, सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो जयशंकर जी की फैमिली तमिलनाडु से बिलोंग करती है, लेकिन काम के सिलसिले में उन्हें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा और वहीं दिल्ली में ही 9 जनवरी 1955 को उनका जन्म हुआ था। इस जयशंकर की तरह उनके पिता का कैरेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है। इनके पिता डॉक्टर कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं। साथ ही वो एक प्रोमिनेंट इंडियन स्ट्रेटेजिक अफेयर एनालिस्ट और पॉलिटिक कमेंटेटर रहे हैं। उनका इंडियन सिक्योरिटी, कारगिल कमेटी और न्यूक्लियर पॉलिसी मेकिंग में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था। इसीलिए उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहा जाता है। बड़े होकर जयशंकर जी ने JNU से इंटरनेशनल रिलेशन और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में MA, MPhil और PhD किया और यह डिग्री उनके और भारत के लिए आगे चलकर बहुत काम आई। वैसे जयशंकर जी की शानदार स्किल उनके कॉलेज टाइम से ही देखने को मिलने लगी थी, क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में वह बड़े से बड़े प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देते थे। PhD करने के बाद 1977 में जयशंकर ने इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि IFS ज्वाइन करके ऑफिशियल अपना डिप्लोमेसी करियर स्टार्ट कर दिया था। अपने करियर के शुरुआत के 20 साल में उन्होंने इंडिया के अब्रॉड मिशन के तहत काफी सारे देशों जैसे मॉस्को, श्रीलंका, बुडापेस्ट, हंगरी और जापान में अलग अलग पोजीशन पर काम करते हुए अपनी स्किल को बहुत निखारा है। अब टाइम आ चुका था कुछ बड़ा करने का। इसके लिए जयशंकर जी ने 2004 से 2007 तक वाशिंगटन DC में भारत के राजदूत के तौर पर काम करते हुए इंडिया और USA के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट सक्सेसफुली साइन करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जो कि उस टाइम पर भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। एक्चुअली बात यह है कि उस टाइम पर USA नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी मतलब न्यूक्लियर वेपन का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करने वाली पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। लेकिन इंडिया ने 1974 और 1998 में बिना NPT साइन किए ही इस पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे, जो कि इन नियमों का उल्लंघन था। एक्चुअली न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टेरिटरी एक ऐसी इंटरनेशनल टेरिटरी है जिसका काम है न्यूक्लियर वेपन के स्प्रेड को रोककर दुनिया में शांति बनाए रखना। लेकिन इंडिया ने चूंकि इन नियमों को तोड़ा था, इसलिए USA इंडिया के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहता था। हालांकि इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी डॉक्टर जयशंकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसी अनोखी स्ट्रेटेजी बनाई कि USA को इस डील के लिए मानना ही पड़ा। असल में जयशंकर जी उस टाइम पर USA के एक इंडियन एम्बेसडर के रोल में काम कर रहे थे और इसी रोल की वजह से ही उनको USA के पॉलिसी मेकर से बात करके उनके डील रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका मिला। जयशंकर जी पॉलिसी मेकर्स को समझाते हुए कहा कि इस डील के बाद USA इंडिया रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे टेररिज्म को भी अच्छे से काउंटर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत न्यूक्लियर वेपन का डिस्ट्रीब्यूशन बस अपने तक ही रखेगा। और हाँ, जयशंकर जी ने तो यहाँ तक भी दावा किया कि इंडिया की एनर्जी नीड्स दिन प्रतिदिन काफी तेजी से बढ़ रही है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह के हजारों कोशिशों के बाद फाइनली USA 2008 में न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए रेडी हो गया। इस डील के बाद में इंडिया अब इंटरनेशनल मार्केट में न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी खरीद सकता था। इस बड़ी जीत के बाद उनकी पोस्टिंग सिंगापुर में हो गई, जहां जयशंकर जी ने अगले 2 सालों तक एज अ हाई कमिश्नर काम किया। इसके बाद 2009 से 2013 तक जयशंकर जी चाइना में भारतीय एम्बेसडर के तौर पर काम करने लगे और अपने इन 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करने में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। दोस्तों, चाइना में काम करने के दौरान ही 2012 में गुजरात के CM नरेंद्र मोदी के साथ एस जयशंकर का मिलना हुआ। वैसे आपको याद दिलाते चले कि उस टाइम पर मोदी जी कोई बहुत बड़े ग्लोबल लीडर नहीं थे,
यहाँ तक कि कुछ सालों पहले यानी 2005 में उन्हें यूएसए ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। अब दोस्तों 2014 में इंडिया में जनरल इलेक्शन में बीजेपी मेजोरिटी से जीत जाती है। नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्टर जयशंकर मोदी जी से मिल चुके हैं, इसलिए अब प्राइम मिनिस्टर बनते ही मोदी जी ने जयशंकर जी को यूएसए से बुला लिया। भारत बुलाकर जयशंकर जी को 2 साल के लिए फॉरेन सेक्रेटरी का पोस्ट दे दिया गया और फिर उनके अच्छे काम को देखते हुए उनका यह टेन्योर 1 साल और बढ़ा दिया गया, यानी एस जयशंकर 2015 से 2018 तक एज अ फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया काम किए और इन 3 साल के टाइम फ्रेम में उन्होंने यूएसए, रसिया और जापान जैसे पावरफुल कंट्रीज के साथ संबंध मजबूत किए और इसके साथ ही इंडिया के हित में कई सारी बेहतरीन पॉलिसीज बनाई। हालांकि उस बेहतरीन पॉलिसीज को बनाने का श्रेय उन्हें नहीं बल्कि उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर को मिला। अब दोस्तों साल 2019 आ गया जिसमें जनरल इलेक्शन होने थे और एक बार फिर से बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जीत गई और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। इलेक्शन जीतने के बाद मोदी जी ने डॉक्टर जयशंकर को गुजरात से टिकट दिलाया और उनको इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर बना दिया बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, सिर्फ और सिर्फ उनके मेरिट के दम पर। अपने 5 साल के फॉरेन मिनिस्टर के टेन्योर में जयशंकर जी ने काफी सारे इन्फ्लुएंस पॉलिसीज बनाए जिसने इंडिया की इमेज वर्ल्ड स्टेज में बदल कर रख दिया। 2019 से 2024 के बीच जयशंकर जी का असली पोटेंशियल बाहर निकल कर आया और यह वही टाइम था जिसने पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जयशंकर जी के तारीफों के पुल बांधे। अब कैसे और क्यों तारीफ की यह जानने से पहले 70 सालों में कॉन्फ्लिक्ट में रही कश्मीर को कैसे जयशंकर जी ने अपनी स्ट्रेटेजी से आजाद कराने में इंडियन गवर्नमेंट की पूरी मदद की, चलिए वो जान लेते हैं। एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाना इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा था, इसलिए जयशंकर जी ने दुनिया के सुपर पावर देशों में जाकर अपना पॉइंट स्ट्रॉन्ग रखा कि कश्मीर इंडिया का इंटरनल मैटर है और वो इसमें इंटरफेयर ना करे। दुनिया के सुपर पावर देशों को कन्विंस करने के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटा दिया और इसके बाद से कश्मीर में ना कोई दंगा हुआ और ना कोई इंटरनेशनल इंटरफेयर। चलिए अब फाइनली हम बात करते हैं कि क्यों और कब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने डॉक्टर जयशंकर की तारीफ की। एक्चुअली बात थी 24 फरवरी 2022 की, जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था और यह अटैक कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था। यह वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप में होने वाला पहला बड़ा अटैक था जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। रसिया के इस बिहेवियर को देखते हुए यूएसए ने रसिया पर कई सारे सैंक्शन यानी कि प्रतिबंध लगा दिए थे। आसान शब्दों में कहा जाए तो रसिया के साथ कोई भी देश बिजनेस नहीं कर सकता था और जो देश बिजनेस करेगा उससे यूएसए के संबंध खराब हो जाएंगे। यूएसए के इस डिसीजन से दुनिया में ऑयल का प्राइस आसमान छूने लगा था क्योंकि रसिया दुनिया में ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि कई सारी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑयल पर ही डिपेंड करती हैं, इसलिए ऑयल का प्राइस बढ़ने के साथ दुनिया में महंगाई भी बढ़ने लगी थी और भारत में इसी बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए इंडिया ने स्मार्ट कदम उठाए जिसमें डॉक्टर जयशंकर का बड़ा हाथ था। जैसा कि इंडिया ने रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में किसी का भी साइड न लेने का चूज किया, इसी वजह से इंडिया रसिया और वेस्टर्न वर्ल्ड में अपनी अच्छे रिलेशन को मेंटेन कर पाया। इसके साथ ही जयशंकर के द्वारा बनाई गई ऑपरेशन गंगा के तहत इंडिया ने सक्सेसफुली 22,500 से ज्यादा इंडियन सिटीजन को यूक्रेन से निकाला और कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट का भी रेस्क्यू किया। इसके अलावा इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लेने के बावजूद भी यूक्रेन में मेडिकल सप्लाईज और एसेंशियल गुड्स भी सप्लाई किया और यह दिखाता है कि इंडिया में आज भी मानवता अभी जिंदा है। खैर यूएसए के रसिया पर सैंक्शन लगाने के बाद भी इंडिया ने रसिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया और फिर जब वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया से इस पर सफाई मांगी तो आगे से डॉक्टर जयशंकर ने उनको समझाते हुए कहा कि इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन को सस्ते ऑयल की जरूरत है जिसकी वजह से और भी कई चीजें सस्ती होंगी। और दोस्तों कुछ समय के बाद जयशंकर जी ने मीडिया अट्रैक्शन के दौरान एक ऐसा आइकॉनिक बयान दिया जिससे पूरे यूरोपीय देशों को Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. इस वीडियो के कुछ महीनों के बाद इमरान खान ने भी जयशंकर जी के इस बयान की तारीफ की। मैं जिनको समझ नहीं आया मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो, उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है हम खरीदेंगे।
ये होता है आजाद मुल्क। और दोस्तों कुछ ऐसे ही एस जयशंकर ने अपने 5 साल के विदेश मंत्री के रोल में बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाई और भारत को वर्ल्ड स्टेज में एक नई पहचान दिलाई, और इसी वजह से आज वह भारत के सबसे महान फॉरेन मिनिस्टर बन पाए।